नमस्ते। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे, महाराष्ट्र से। आज सभी लोग जानते हैं कि भारत में आज कोई भी राज्य, जिला, गांव कोरोना से बचा नहीं है। सारे छोटे बड़े अस्पताल कोरोना पेशेंट से भरे पड़े हुए हैं। कई पेशेंट्स को जरूरत पड़ने पे बेड, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं और उसकी वजह से कई जाने भी जा रही है। डेफिनेटली कोरोना की सेकंड वेव बहुत स्ट्रांग है। कई सारे पेशेंट्स अफेक्टेड है, फैमिली की फैमिली कोरोना बाधित हो रही है। बट इसके अलावा बीमारी के बारे में डर, अज्ञान और आत्मविश्वास ये भी कारण है कि जिसके वजह से पेशेंट सही समय पे इलाज नहीं ले रहे हैं या वो बहुत लेट अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि डॉक्टर उस समय डॉक्टर चाह के भी उन पे सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हमें बीमारी से डरना चाहिए? तो नहीं। ये देखा गया है कि कई सारे पेशेंट घर पे डॉक्टर की सलाह से निगरानी में ठीक हो पाते हैं। हमें सिर्फ वैसे पेशेंट्स को पिकअप करना है जिनको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि उन पे सही इलाज हो जाए, सही समय पे इलाज हो जाए और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जब भी आप में लक्षण दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, घर पे सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे करनी चाहिए, कौन से पेशेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो उनकी बीमारी ना बढ़े, और कब समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को या खुद को हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ सकती है। सभी जानते हैं कि कोरोना के लक्षण बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, लूज मोशंस, ये लक्षण है ही। इसके अलावा और जो लक्षण है कि बॉडी पर रैश आना, आंखें लाल होना, ये भी लक्षण कई पेशेंट्स में देखे गए हैं। बढ़ती उम्र में या बूढ़े लोगों में तो काफी बार सिर्फ थकावट महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, भूख ना लगना, ये भी लक्षण पाए गए हैं। लक्षण सिर्फ एक दिन के लिए भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक बुखार आना, ये भी लक्षण हो सकता है। तो जैसे ही आपको लक्षण आ जाए, आपको सबसे पहले एक चीज करनी है कि खुद को किसी रूम में आइसोलेट करना है। अगर उस रूम में अटैच बाथरूम है तो बहुत अच्छा। उस आइसोलेशन से सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि वो बीमारी फैमिली के बाकी मेंबर्स में स्प्रेड नहीं होगी और बाकी लोग अफेक्टेड नहीं होंगे या बाकी लोगों में बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरी बात, आप तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से बात कीजिए और उनकी सलाह से आगे की टेस्ट और इलाज चालू कीजिए। जो लोगों में लक्षण नहीं है बट वो कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुके हैं, उनको भी खुद को आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता है कि उनमें बीमारी है या नहीं है। और कांटेक्ट में आने के बाद 4 से 5 दिनों के बाद आपको खुद की जांच करवानी चाहिए। जब तक जांच का रिपोर्ट आने वाला है, वी आर वेटिंग फॉर रिपोर्ट, तब तक खुद की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए सिंपल जो है कि जैसे गार्गल करना, स्टीम लेना, भाप लेना, गर्म चीजें खाने पीना, ये आप कर सकते हैं। जब जांच का रिपोर्ट आएगा तो 2 पॉसिबिलिटीज है कि आपका टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अगर मानो आप कांटेक्ट में आ गए थे और आपका रिपोर्ट निगेटिव है, आप में कोई लक्षण नहीं है, फिर भी आप खुद को थोड़ा सा और 2-3 दिनों के लिए आइसोलेट रखिए, मॉनिटर कीजिए और कुछ तकलीफ नहीं हो सकता है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर आप में लक्षण है, कोरोना के लक्षण है, पर फिर भी आपका रिपोर्ट निगेटिव आता है, ऐसे मामले में भी खुद को मॉनिटरिंग करते रहना, इलाज जारी रखना और आइसोलेशन में रखना जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% लोगों में कोरोना होने के बावजूद भी टेस्ट निगेटिव पाया गया है। उसके कई कारण हैं, और अगर आप में लक्षण है और आप पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से बात करके आगे का इलाज करना चाहिए। जो पेशेंट्स माइल्ड सिम्टोमेटिक है या जिनमें बहुत कम लक्षण है या लक्षण नहीं है बट उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है, वो खुद को मॉनिटरिंग करके डॉक्टर की सलाह से खुद घर पे रह के होम क्वारंटाइन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब होम क्वारंटाइन में है तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए और करनी चाहिए। उसमें पहली बात है कि खाने पीने के बारे में गरम गरम चीज़ें खाते पीते रहिए। फल, सब्जियाँ, एग्स, टमाटर, ये चीज़ें अपने डाइट में रखिए। उससे आपको विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक मिलेगा, जिससे कोरोना में प्रतिकार शक्ति बनाए रखने में मदद होती है। चाहे तो आप विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी की सप्लीमेंट जो आती है बाजार में, वो भी ले सकते हैं। भाप लेना, गार्गल्स करना, ये भी फायदेमंद है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी मन की पॉजिटिविटी बनाए रखना, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना, ज़्यादा एंग्शियस ना बनना, और थोड़े बहुत अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम के जैसे प्राणायाम करते रहना। तीसरी बात
कि ये देखा गया है कि दिन में 2 से 3 बार 1 आध घंटे के लिए पेट के बल पे लेटने से लंग का ऑक्सीजनेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन रखने में मदद होती है। इससे ज़्यादा भी अगर आप लेटना चाहें तो लेट सकते हैं। लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग ये बहुत ज़रूरी है जब आप होम क्वारंटाइन हो। उसी से आपको बीमारी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है उसके बारे में पता चलता है और आप भी कुछ प्रॉब्लम होने से पहले एक्शन ले सकते हैं। 3 चीज़ें सेल्फ मॉनिटरिंग में बहुत ज़रूरी है। एक, अपना फीवर मॉनिटर करना या टेम्परेचर या बुखार मॉनिटर करना। सेकंड, आपका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना। और थर्ड थिंग, जो हमें सिम्टम्स है या जो भी नई तकलीफ हो रही है उसके ऊपर ध्यान देना या उसको मॉनिटरिंग करना। सबसे पहले फीवर मॉनिटर करने के लिए एक ऐसे डिजिटल थर्मामीटर फार्मेसी में मिलता है, ये होना ज़रूरी है। इससे आप आम में या मुंह में रख के हर 4 घंटे के बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए और एक पेपर पे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि उसका क्या ट्रेंड है, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दिन में कितनी बार बुखार आ रहा है। जब भी आपका बुखार 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हो, आप एक क्रोसिन या पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए दूसरी ज़रूरत चीज़ है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। दिन में हर 4 घंटे में हमें कोई भी एक उंगली में ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। यूजुअली पल्स ऑक्सीमीटर्स पे 2 रीडिंग आती है। एक होता है PR मतलब पल्स रेट, जो हमें दिल की धड़कन की गति बताता है, और दूसरा होता है SpO2 मतलब हमारे ब्लड में जो भी ऑक्सीजन की मात्रा है वो डिटेक्ट करना। नॉर्मली ये हमें 94 के अबव रखना ज़रूरी है, 94 के अबव होना ज़रूरी है। ये हर 4 घंटे में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करने के अलावा और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग में, वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट है क्या और ये क्यों ज़रूरी है? कोरोना में ये देखा गया है कि बीमारी बढ़ती है बट पेशेंट को बहुत लेट एहसास होता है, सिम्टम्स बहुत लेट समझ में आते हैं। मतलब पेशेंट तंदुरुस्त महसूस करता रहता है बट उसका ऑक्सीजन लो होता रहता है। जब उसको खांसी, सांस फूलना होता है तो बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। उस समय ऑक्सीजन अगर चेक करेंगे तो 70-80 पाया जाता है और उस समय फिर भाग दौड़ मचती है और फिर ट्रीटमेंट देने में भी मुश्किल होती है। तो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट का फ़ायदा ये है कि हम लोग उस पेशेंट को पकड़े कि जो हाइपोक्सेमिया जा रहे हैं या जिनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हुआ है, ताकि उनको सही समय पे इलाज करें, वो इलाज मिल पाए। तो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट करें कैसे? दिन में 2 बार आप जिस भी रूम में आइसोलेट हो उसमें सबसे पहले आप अपनी उंगली पे ये सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें और फिर स्टॉप वॉच पे, फ़ोन पे या घड़ी पे 6 मिनट का टाइम सेट करके आप चलना चालू करें। नॉर्मल मीडियम स्पीड से चलना है, ना कि बहुत स्लो, ना कि बहुत फास्ट। और 6 मिनट होने के बाद आपको फिर से ये SpO2 या सैचुरेशन चेक करना है। ये सैचुरेशन रीडिंग जब आप देखोगे 6 मिनट चलने के बाद, उसमें 2 चीज़ें ध्यान देनी है। एक कि उसका लेवल क्या है, ये 94 के अबव होना चाहिए, और दूसरी बात, चलने से पहले का लेवल और चलने के बाद का लेवल, उन दोनों में गैप कितना है। ये गैप 3% से या 3 नंबर से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानो चलने से पहले आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 था और चलने के बाद वो 96 है, तो इसका मतलब आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट नॉर्मल है, चिंता की बात नहीं। बट चलने से पहले वो 98 था और 6 मिनट चलने के बाद अगर वो मानो 93 है, 94 है, तो इसका मतलब ये अलार्मिंग साइन है। इस समय आपको ध्यान देना चाहिए और अस्पताल में जाके बात करनी चाहिए या इलाज करवाना चाहिए। ये जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, जो लोग 60 ईयर्स से अबव है, जो उनको चलने में मुश्किल है या बाकी बीमारी है, वो 3 मिनट वॉक करके भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 6 मिनट वॉक से हम लोग उन पेशेंट को पहले पकड़ सकते हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हमें जब हम लोग होम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है या ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी उनकी बीमारी बढ़ सकती है। तो वो कौन से पेशेंट है जिनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है? कोई भी व्यक्ति जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो, जिसको हार्ट की बीमारी हो, पहले एंजियोप्लास्टी बाईपास जैसे सर्जरी हुई हो, फेफड़े की, किडनी की, लिवर की कोई बीमारी हो, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट के जैसे कोई सर्जरीज हुई हो, जो मोटा हो, जिसमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनमें बीमारी बढ़ने की
के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि बुखार मॉनिटर करना है, सैचुरेशन मॉनिटर करना है, और थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि अपने सिम्टम्स, हमें जो तकलीफ हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। अगर मानो आपको मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है 4 से 5 दिन और वो कम नहीं हो रहा है, या आपको 4 से 5 दिन खांसी है जो कम नहीं हो रही है दवाई के बावजूद, या तीसरी बात अगर आपको सांस लेने में तकलीफ लग रही है, ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, तो वो समय है जब आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए और आपको शायद अस्पताल में एडमिट करके ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। ये सारे सेल्फ मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सही पेशेंट जिसको हॉस्पिटल में जाने की, भर्ती होने की ज़रूरत है, वो सही समय पे अस्पताल पहुँचे, उसे सारा इलाज मिले और वो ठीक हो जाए। इससे हम लोग डेथ रेट कम करने में ये हमें फ़ायदा कर सकता है। चाहे फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सबसे बेहतरीन इलाज है कोरोना को रोकने के लिए। इसके अलावा वैक्सीन भी डेफिनेटली कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से फाइट करने के लिए मदद करेगा। आज भी लोगों को डर लगता है वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन लेने के बावजूद भी बीमारी हो रही है, इसके वजह से वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते। ऐसे समझिए कि वैक्सीन इस तरह से, जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग हेलमेट पहनते हैं या सीट बेल्ट पहनते हैं। सीट बेल्ट लगाने से या हेलमेट पहनने से हम लोग होने वाले एक्सीडेंट को पूरी तरह से रोक नहीं पाते, बट उन दोनों के वजह से जो उसमें होने वाली बड़ी इंजुरी है उसको हम लोग रोक पाते हैं, उसको कंट्रोल में कर पाते हैं। तो वैक्सीन से 100% बीमारी ना होना गारंटेड नहीं है, बट उससे बीमारी की सिवियरिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स को कोरोना से बाधित होने से हम लोग रोक सकते हैं। सो मुझे लगता है समझदारी से एंड शांति से सेल्फ मॉनिटर करना, बीमारी के ऊपर ध्यान देना और सही समय पे इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो खुद का और अपने फैमिली वालों का, अपने नियर वंस का ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।